अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से और गुलिस्तान न्यूज़ स्टूडियो से आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम जे के। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। हस्ब वादा आपके सामने सुबह सुबह आते हैं, लेकिन आज 4 मिनट की ताख़ीर के साथ आपके सामने आए हैं, जिसके लिए हम माजरत ख्वाह है। कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर कभी कभार इस तरीके से लेट भी प्रोग्राम होता है। तो फिलहाल आपको याद दिलाते चलें कि यह प्रोग्राम 10 बजे तक चलेगा। आपकी बात भी आखिरी 10 मिनट में सुनी जाएगी। आप फ़ोन कॉल्स करेंगे तो उस पर हमारी कोशिश रहेगी कि वो लाइन थ्रू होकर हम आपसे गुफ्तगू कर सकें। फिर आज की नशरियात में कुछ अहम तरीन बातें आपके साथ हम शेयर करेंगे, जहाँ पर आप और हम मिलकर गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन आपको रूबरू करवाएंगे उन हालात वाक़ात से जो हालात वाक़ात पिछले कई दिनों से मुसलसल बन रहे हैं। और आज का जो इंतहाई अहम तरीन बड़ा दिन है, जाने श्रीनगर के अंदर यात्रा का आगाज़ हो गया है, उस पर आपको ग्राउंड रिपोर्ट और लाइव रिपोर्ट भी बताएंगे और मज़ीद कुछ अहम छोटी बड़ी ख़बरों से भी आपको बाखबर करेंगे। आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइट, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कू पर, जहाँ पर वक्फे वक्फे से हम आपको अपडेट भी कर रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल न सिर्फ जम्मू कश्मीर की बल्कि मुल्क की सतह और बैनुल-अक़वामी सतह की सूरत हाल से भी वहाँ पर हम रूबरू आपको करवाते हैं। और आप वहाँ पर हमारे साथ जब ज्वाइन करते हैं तो आप अपने ख्यालात का भी इजहार कर रहे हैं। और जो लोग मुसलसल मेल के ज़रिए से या DM करके कुछ बातें हम तक पहुँचाते हैं, हम उनका एहतराम करते हैं और कोशिश करते हैं कि हर दिन कुछ नए आगाज़ के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ प्रोग्रामों का शुरुआत हो। और हर चाहे वो न्यूज़ का प्रोग्राम हो, एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम हो, तो कोशिश करते हैं कुछ नई चीज़ें आपके सामने रखें। तो फिलहाल आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ जम्मू स्टूडियो में मौजूद है आसिफ रशीद। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया और इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम सलाम जी के में सबसे पहले आज बात होगी जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक और मुल्क के बाकी हिस्सों में। हिस्ट्री ऑफ द डे बाद में ज़रूर आप तक पहुँचाएंगे। कुछ तकनीकी ख़राबी की वजूहात के बिना पर हम आप तक शुरुआत में हिस्ट्री ऑफ द डे नहीं पहुँचा सके, लेकिन ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। ख़बरों की तरफ चलेंगे और आज प्रोग्राम में आप सब जानते हैं, शुरुआत में बता दिया गया है कि मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, एक एक करके उनकी जानिब हमें बढ़ना है। और इससे पहले जम्मू कश्मीर की सलामती, सियासत, अमरनाथ यात्रा और दीगर कुछ मामलात पर या उमूर पर तफसीली गुफ्तगू शरीद का सिलसिला शुरू हो। मौसम का अपडेट सबसे पहले आपके सामने रखते चले। मुख्तलिफ इलाकों से अच्छी खबरें, कुछ एक इलाकों में बारिश आफत तो कुछ एक इलाकों में राहत बनी है। और इब्तदा इसी खबर के साथ कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, बिलखुसूस ये जो शुमाली भारत वाला हिस्सा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा असरात मुरतब हुए हैं या देखे गए हैं। बारिश ने एक बार फिर से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नुकसान भी पहुंचाया है और ताज़ा तरीन इतलात और तफसीलात के मुताबिक दिल्ली, राजस्थान के कुछ हिस्सों, हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक बारिशें हुई हैं। ठंडी हवाएं चल रही हैं। सुबह और शाम के वक्त में गर्मी से थोड़ी सी राहत ज़रूर कई एक इलाकों में मिली है। महकमा मौसमियात ने भी पहले से इस बात की तस्दीक कर दी थी कि सूरत हाल क्या रहने वाली है या क्या सिचुएशन आइंदा कुछ दिनों के दौरान रहेगी। तकरीबन 2 जुलाई से 5 जुलाई के दरमियान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में या इलाकों के अंदर एक बार फिर से हल्की बारिशों का सिलसिला इस पीरियड के दरमियान चलेगा, यानी जुलाई का जो पहला हफ्ता है वो अच्छी खबरें आपके लिए लेकर आएगा। इसके अलावा जुलाई 2 से 5 के दरमियान ये जो पहले इन दिनों आप देख रहे हैं शिद्दत की गर्मी है, थोड़ा सा इस वक्त सुबह सुबह कुछ एक इलाकों में कमी, क्योंकि बारिशें हुई हैं और बारिशों का असर है। मैदानी इलाकों में भी जो ज़बरदस्त हीट वेव थी उससे थोड़ा सा फ़र्क उससे महसूस किया गया है जो बारिशें हुई हैं। कुछ एक इलाकों में बारिशों के बाद जहां पर इतलात के मुताबिक और महकमा मौसमियात भी इस बात की तस्दीक कर रहा है कि आइंदा कुछ दिनों के दौरान सूरत हाल ख़राब भी हो सकती है। यानी 2, 3, 4 और 5 जुलाई का दिन काफ़ी अहमियत का हामिल है, जब जम्मू के बेशतर हिस्सों के अंदर बारिशों के बाद थोड़ी सी गर्मी से राहत मिली है। लेकिन मुकम्मल तौर पर आप ये समझें कि बारिश ही शायद राहत लेकर आए, ऐसा भी नहीं है। दिल्ली के अंदर सुबह सुबह इतलात यह हैं, क्योंकि कल आपको इसी प्रोग्राम में बताया था जब बारिशें हुई तो नुकसान हुआ। आज 3 बच्चों की मौत हो गई है बारिश की वजह से, पानी की सतह में इजाफा हुआ और ग्रेटर नोएडा के एक इलाके में दीवार गिरने से इस वक्त की इतलात के मुताबिक 4 लोग जख्मी, 3 बच्चों की जान चली गई है। और जब आप जम्मू कश्मीर की तरफ आ रहे हैं तो इस वक्त भी हल्की बारिशों का सिलसिला सुबह जम्मू के मैदानी इलाकों में शुरू हो गया है और यह सिलसिला जुलाई के 2, 3, 4 और 5 तारीख को भी चलेगा। और बालाई इलाकों में कश्मीर के अंदर, जम्मू के खित्ता चिनाब और पीर पंचाल में भी हल्की बारिशें और तेज हवाएं चल सकती हैं।
इस बीच जम्मू सूबे की अगर हम बात करें, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि हल्की बारिशें रात देर गए भी कुछ इलाकों के अंदर हुई और इस वक्त भी जम्मू के मैदानी इलाकों के अंदर हल्की सी बारिशें हो रही हैं, लेकिन दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और दर्जा हरारत लगभग 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। इस बीच बानिहाल, कटरा, भदरवाह के अंदर 30 से 34 डिग्री के आसपास और 35 डिग्री के आसपास दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। जबकि सूबा कश्मीर की जहां तक हम बात करें तो सूबा कश्मीर के अंदर चाहे वो काजीगुंड की आप बात करें, पहलगाम की बात करें, कुपवारा की बात करें, तो वहां पर भी दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 30 से 35 डिग्री के दरमियान बना हुआ है। इस बीच महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आने वाले चंद दिनों के अंदर मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं और उन मूसलाधार बारिशों की वजह से जहां मैदानी इलाकों के अंदर थोड़ी सी राहत होगी, लेकिन बालाई इलाके जो हमें कौमी शाहराए हैं वो शायद बंद हो जाएं, क्योंकि तेज हवाओं के साथ साथ पसियां गिराने का खदशा जो है वो कहा जा रहा है। मरकजी महकमे मौसमियात के सीनियर डायरेक्टर मुख्तार अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ है। चूंकि अमरनाथ यात्रा चल रही है, इस बीच इतलात ये है कि हवाओं का असर है और हवाओं के बदलते असर के बीच इस वक्त ये सूरत हाल सामने आ रही है। तो मुख्तार साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। इतला जो है कि 5 जुलाई तक मतला बरालूद रहेगा, बूंदाबांदी होंगी और मैदानी इलाकों के अंदर तेज़ हवाएं और बारिशों की वजह से शायद कौमी शाहरा पर भी असर पड़े। क्या कुछ मरकजी महकमे मौसमियात और रियासती महकमे मौसमियात की पेशन गोई है, स्पेशली जब आज यात्रा का आज पहला दिन है, जब श्रीनगर, बालतल और पहलगाम से यात्रा का आगाज हो गया है? जी गौर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखो कल 27 मॉर्निंग को जो है बारिशों का एक स्पेल हुआ था और 27 को हमने डिक्लेयर किया था कि मॉनसून बरसात की जो हवाएं हैं वो दस्तक दे चुकी हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। और आज सुबह भी बारिशें हुई, खासकर जम्मू सूबे के जम्मू डिस्ट्रिक्ट, एडजॉइनिंग रियासी, उधमपुर, कठुआ, समा, इन सारे जगहों पे आज अर्ली मॉर्निंग एक शावर हुआ है। मौसम अभी भी अबर आलूद बना हुआ है, हल्की बारिशें चल रही है जम्मू डिवीजन के अंदर, इन्हीं जिलों के अंदर। और यहाँ वैली में मौसम अबर आलूद बना हुआ है। आज बाद दोपहर जो है थोड़ा सा बारिशों के चांसेस हैं, खासकर जो श्री अमरनाथ जी यात्रा चल रहा है बालताल से लेके होली के वैक्सिस या पहलगाम से लेके होली के वैक्सिस, बाकी मौसम जो है अबर आलूद बना रहेगा। कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें यहाँ वैली में भी रहने के चांसेस हैं, खासकर बाद दोपहर। तो सिमिलर वेदर पैटर्न जो है लगभग 2 जुलाई तक रहेगा और उसके बाद जो है मौसम एक बार फिर करवट लेगा, जिसमें दरमियाना दर्जे की बारिशें कुछ एक जगहों पे मॉडरेट टू हैवी के भी चांसेस हैं। लगभग ये सिलसिला जो है इंटरमिटेंटली 6-7 जुलाई तक रहने के चांसेस हैं। बीच बीच में धूप खिलने के भी चांसेस हैं, बीच बीच में अमूमन थोड़ा सा अबर आलूद रहने के भी चांसेस हैं। तो कुल मिला के इंटरमिटेंट स्पेल्स होंगे, मॉडरेट टू हैवी, कुछ एक जगहों पे हैवी के भी चांसेस हैं। और इसमें कमिंग डेज में हम इसमें और तस्दीक करके बताएंगे कि किन किन जिलों के अंदर हैवी स्पेल्स के चांसेस हैं। मुख्तार साहब, जुलाई का महीना अक्सर शुरू होते ही या वस्त जुलाई में जाकर हम देखते हैं आमतौर पर बारिशें थोड़ी तेज हो जाती हैं। माजी में हमने नुकसान भी जुलाई और अगस्त के महीनों में उठाया है। इस बार चूंकि हम साथ साथ देख रहे हैं काश्तकार भी काफ़ी एक्टिव हैं, कामकाज चल रहा है, पर्टिकुलर एडवाइजरीज कोई जारी की जाएंगी या कोई मशवरा आपकी जानिब से उन तमाम लोगों को जो मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ फील्ड्स में इस वक्त सरगर्म हैं या एग्रीकल्चर रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो चल रही हैं? जी देखो, अभी 2 तक मामूल के हिसाब से चलेगा काम, चाहे वो एग्रीकल्चर शोबे से हो या बाकी जो काम है जी। तो 2 तारीख के बाद थोड़ा सा मौसम करवट लेगा, लैंडस्लाइड्स के भी चांसेस हैं, कुछ एक जगहों पे मड स्लाइड्स के भी इम्कानात हैं और फ्लैश फ्लड या छोटे मोटे जो हाई इंटेंसिटी रेन जिसके कारण जो है क्लाउड बस्ट भी कहते हैं, कल भी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर देखा गया थाटरी में। तो इस टाइप के इवेंट्स जो हैं कमिंग डेज में ज्यादा रहने के चांसेस हैं, तो लोगों को थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए खासकर। अच्छा मुख्तार साहब, जरा फटाफट से अमरनाथ यात्रा वाला अपडेट भी थोड़ा सा कर लीजिए। अभी तो मौसम का मिजाज जिस तरीके का वो आपने बता दिया, आने वाले 24 घंटे किस तरीके से रहेंगे? आज बाद दोपहर जैसे मैंने आपको ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि खासकर बालताल से लेके होली के या पहलगाम होली के दोनों एक्सिस में बाद दोपहर जो है एक स्पेल रेन का और थंडर शावर का रहने के चांसेस हैं, आज खासकर बाद दोपहर लेट आफ्टरनून में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब, डायरेक्टर महकमा मौसमियात वादी कश्मीर से ज्वाइन किए थे और मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल और जो लोग काश्तकार है ज़रूरी सरगर्मियों में इस वक्त मसरूफ़ हैं उनके लिए भी उनकी जानिब से क्या कहा गया है, आइंदा दिनों में ये साफ किया जाएगा जो वो तस्दीक कर रहे थे
कि मुख्तलिफ अजला में, यानी जो छोटे छोटे बेल्ट हैं या इलाके हैं, किस रीजन के अंदर ज़्यादा बारिशों का असर या इम्कानात हैं, इस ताल्लुक से ज़रूर आइंदा बताया जाएगा। लेकिन साथ साथ कामकाज की भी बात करते हैं। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तरक्याती मंसूबे जारी हैं। इस वक्त कई बड़े अहम तरीन प्रोजेक्ट्स जिन पर जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक काम चल रहा है। लद्दाख आपको लिए चलते हैं और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दरमियान जोजिला के एक अहम तरीन हिस्से पर, जहां आप सब जानते हैं मुरम्मती काम भी चल रहा है और चौड़ाई का काम भी चल रहा है, इस अहम तरीन मंसूबे के बीच एक एडवाइजरी मुतलका हुकाम की जानिब से जारी की गई है, जहां पर 30 जून को यानी कल का दिन, जब ट्रैफिक को मुअत्तल रखने का फैसला सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक इशफाक रखा गया है। बड़ी खबर महकमे जो ट्रैफिक है उनकी तरफ से जारी कर दिया गया और ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि श्रीनगर लद्दाख कौमी शाहराह पर बस जो गुमरी से होते हुए सोनमर्ग से होते हुए रास्ता जाता है, उस पर 30 तारीख को ट्रैफिक मुअत्तल रहेगा। सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये ट्रैफिक जो है वो बंद रहेगा। और इस ज़िम्मन में महकमा की जानिब से ये साफ कर दिया गया है कि रिपेयर भी करना है, चौड़ाई का काम भी करना है और मैग्डमाइजेशन का भी काम करना है। इन तीनों कामों को बैक वक्त हाथ में लिया गया और जोजिला स्ट्रीट पर यह अहम तरीन काम मुकम्मल करना। और यही वजह है कि फ़िलहाल कल किसी भी गाड़ी को वाई जंक्शन से 0 पॉइंट की ओर जाने की इजाज़त नहीं होगी और इसी तरीके से किसी भी गाड़ी को वहाँ से भी आने की इजाज़त नहीं होगी। श्रीनगर लेह कौमी शाहराह के हवाले से यह इतला कि सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक 30 जून 2024 को गाड़ियों की मुकम्मल तौर पर आवाजाही बंद कर दी गई है। मोहम्मद इसहाक हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। इसहाक, एक बड़ी खबर कि श्रीनगर लेह कौमी शाहराह पर मरम्मत का काम है और इतलात के मुताबिक कल लगभग समझो ये पूरा दिन ही बंद रहेगा, न वहाँ मिनमर्ग से आने की इजाज़त होगी न सोनमर्ग से आगे जाने की इजाज़त होगी। तो क्या हम ये माने कि कल का दिन मुकम्मल तौर पर रेस्ट होगा, किसी गाड़ी को चलने की इजाज़त नहीं है, इवन की इमरजेंसी में भी किसी को चलने की इजाज़त नहीं है, इस तरीके की बात सामने रखी जा रही है? जी, इसी तरह से आप जानते हैं लद्दाख के लिए वाहिद लाइफलाइन जो है जोजिला पास है और जोजिला पास का जो मेन जंक्शन है वो काफी अहम रहता है, जिसमें खासकर मीनामर्ग और जो सोनामर्ग वाला एरिया है वो काफी एक मेन पॉइंट रहता है। तो कल जब भी मेंटेनेंस होता है और जब भी जोजिला पास पे जो चीजें होता है उस वक्त जो है वहाँ पे लोगों को और खासकर गाड़ियों की मूवमेंट को बंद किया जाता है, क्योंकि कल जिस तरह से मेंटेनेंस और मैकेडमाइजेशन का काम है और उसके चलते ट्रैफिक एडवाइजरी जारी किया है कि कल किसी भी तरह की ट्रैफिक को वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा और टाइमिंग स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है और टाइमिंग सुबह 4 बजे से दिन के 2 बजे तक का टाइमिंग मेंशन किया है, यानी सुबह 4 बजे से 2 बजे तक किसी भी तरह की ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। और एडवाइजरी में क्लियरली कहा है कि इस टाइम पे मूवमेंट करने से गुरेज करें, खासकर टूरिस्ट और जितने भी ट्रेवलर्स हैं, पैसेंजर्स हैं उनको। दूसरी जानिब जिस तरह से प्री की वेडी जो खासकर कारगिल विजय दिवस को लेकर प्री इवेंट्स लगातार हो रहे हैं और कल एक अहम इवेंट भी है, द्रास में एक मेगा मैराथन भी है और उस मैराथन के चलते भी कहीं न कहीं एडवाइजरी जारी किया होगा। फिलहाल जो है एडवाइजरी में क्लियरली मेंशन किया है कि वहाँ पे मैकेडमाइजेशन और मेंटेनेंस को लेकर एडवाइजरी जारी किया है। ये इसहाक, ये जो आप कह रहे हैं कि कल मैराथन भी है, ये कहाँ से कहाँ तक होगा और क्या ये इसी कौमी शाहराह पर मैराथन है? जी, ये द्रास जो NH1 है उसी कौमी शाहराह पे ये मैराथन होने जा रहे हैं और ये मैराथन जो है करगिल विजय दिवस का इस साल गोल्डन जुबली है, यानी 25 साल मुकम्मल होने पर प्री की वेडी जो आर्मी की तरफ से कई जगहों पे इवेंट्स हो रहे हैं और इन इवेंट्स के जरिए देश के उन जाबाज सिपाहियों को याद करें जिन्होंने अपनी जान बलिदान दी है देश की रक्षा के लिए। तो कल एक मैराथन जो है रैली ऑर्गेनाइज किया है सरहद इंटरनेशनल और नामी के द्वारा, तो इस मैराथन के हवाले से भी ये चलिए, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसहाक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कल 30 जून है, श्रीनगर लद्दाख कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी रहेगी। इस बीच विजय दिवस को देखते हुए कल मेगा मैराथन भी इसी शाहराह पर है और कहा जा रहा कि एक अच्छी खासी तादाद में नौजवान इस मैराथन का हिस्सा बनेंगे। करगिल विजय दिवस की तकरीबात लगातार पिछले कई और मुख्तलिफ इलाकों में जो इशफाक टूरिस्ट है ये भी पूछा जा रहा है, फिर उनको जो लोग मीनामर्ग या 0 पॉइंट पर चले गए उनको फिर कल वहीं स्टे करना होगा?
ऑलमोस्ट वहीं पर आगे तो जाने की इजाजत ही नहीं मिलेगी उनको। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा इम्तिहानात की करते हैं और उस इम्तिहान की करते हैं जिसको लेकर मुल्क भर के अंदर सियासत भी काफी ज्यादा तेज हुई और मामला सीबीआई की नोटिस में भी चला गया है। लेकिन अब खबर यह है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बाज़ाब्ता तौर पर नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। यूजीसी एनईटी 2024 इंतखाबात के इम्तिहानात के हवाले से हम आपके सामने खबर रख रहे हैं कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नई तारीखों का ऐलान कर दिया है और जून सेशन की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। जून 19 को ये इम्तिहान पहले होना था और नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और एनसीईटी 2024 का इम्तिहान अब 10 जुलाई को होगा। रात देर गए जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। यूजीसी नेट एग्जाम अब अगस्त 21 और 4 सितंबर के दरमियान होगा, इसकी भी वजाहत कर दी गई है। और यूजीसी नेट जून 2024 जो साइकिल एग्जाम था उसे ऑनलाइन लेने की बात सामने रखी जा रही है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी जिसे आप कह रहे हैं, जो एनसीईटी 2024 के हवाले से था, वो जुलाई 10 को लिया जा रहा है। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 जून सेशन के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तो बड़ी खबर कि एनईटी इम्तिहानात को लेकर लोकसभा राज्यसभा के अंदर हंगामा अपनी जगह है, अदालतों तक मामला चला गया है। इस बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, उन्होंने दोबारा से एग्जामिनेशन के शेड्यूल को जारी कर दिया है। रात देर गई ये शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मुकम्मल तफसीलात के लिए आप हमारी राब्ता साइटों पर ज़रूर आइएगा, जहां पर आप डिटेल के साथ तमाम चीज़ें पढ़ सकते हैं। इम्तिहानात के बाद ज़रा बात वादी कश्मीर की और जम्मू सूबे की करते हैं, क्योंकि मामला यात्रा 2024 का है और अमरनाथ यात्रा का आज जम्मू के अंदर दूसरा दिन, जबकि सूबा कश्मीर के अंदर आज बाज़ाब्ता तौर पर सुबह 3 बजे यात्रा का आगाज हो गया है। एक और काफिला जम्मू से अमरनाथ यात्रियों का श्रीनगर के लिए रवाना कर दिया गया है और सुबह 4 बजे इस यात्रा को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त और सरकारी अफसरों की निगरानी में रवाना कर दिया गया है। ताहम पहलगाम और बालतल बेस कैंप से सुबह 3 बजे यात्रियों को पवित्र गुफा की ओर रवाना कर दिया गया है। इस मौके पर दोनों इलाकों के अंदर पहलगाम बेस कैंप और बालतल बेस कैंप पर मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर और सूबाई इंतजामिया के आला अफसरान भी मौजूद रहे हैं। इस बीच मरकजी महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आज बाद सपहर तक यात्रा में किसी तरीके की कोई खलल नहीं पड़ेगी, मतला आबार आलूद रहेगा, हल्की बूंदाबांदी होगी, ताहम यात्रा पर कोई असर इसका नहीं पड़ेगा। जम्मू और श्रीनगर के अंदर यात्रियों को लेकर रजिस्ट्रेशन का अमल भी जारी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं, अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन जिसे आप कहते हैं, जम्मू के अंदर तकरीबन 12 मरकज बनाए गए हैं, जहां पर हजारों की तादाद में लोग सुबह 4 बजे लाइनों में लगकर अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को मुकम्मल कर रहे हैं। वहीं पर श्रीनगर के अंदर भी यात्रा रजिस्ट्रेशन का सिलसिला आज दूसरे दिन भी जारी रहेगा। जहां यात्रा सेंटरों के आसपास काफी ज्यादा रश है, वहीं पर क्लोज सर्किट कैमराज सीसीटीवी जम्मू के अंदर, श्रीनगर के अंदर और कौमी शाहराह पर नस्ब कर दिए गए हैं और इन सीसीटीवीज की मॉनिटरिंग के लिए श्रीनगर के अंदर कमांड सेंटर और जम्मू के अंदर कमांड सेंटर बना दिया गया है, जहां पर आला सूबाई अफसरों की तैनाती को यकीनी बनाया गया है। 19 जून आखिरी दिन होगा अमरनाथ यात्रा का, जिस दिन रक्षाबंधन भी होता है। और अभी तक जो हमारे पास इतलात है वो ये है कि तकरीबन 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशंस मुकम्मल की हैं। 52 दिन तक अमरनाथ यात्रा चलेगी। कल पहला जत्था लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। आज श्रीनगर के दोनों बेस कैंपों से मज़कूरा अफसरों की निगरानी में उन यात्रा जो कल पहुंची थी उन्हें पवित्र गुफा की ओर रवाना कर दिया गया है। अपने नुमाइंदों के पास भी चलेंगे, यात्रियों की बात भी सुनेंगे। पहली तस्वीर आप जम्मू से देख रहे हैं, जहां पर आज सुबह 4:30 बजे दूसरा काफिला रवाना किया गया। 1881 गाड़ियां जो जम्मू से दूसरे काफिले में रवाना हुई। बालतल से 1069 गाड़ियां इनमें से जाएंगी और कुल मिलाकर यात्रियों की जो तादाद है और गाड़ियां टोटल 200 हैं। 812 लोग इनमें से जो आज का काफिला गया वो पहलगाम वाली साइड से जाएंगे।
बालतल जो इनमें से गाड़ियां जानी है 200 में से वो 104, पहलगाम 96। तो सेकंड जत्थे में जो लोग शामिल थे उनकी बात सुनाएंगे। आप बालतल की तस्वीरें भी दिखाइएगा। बालतल के अंदर जहां पर आज सुबह सख्त हिफाजती इंतजाम के बीच दूसरा जत्था रवाना कर दिया गया। आप सब जानते हैं कि बालतल में जहां पर डिप्टी कमिश्नर गांदरबल की जानिब से दीगर मुतल्लिका अफसरान के साथ या जो जिम्मेदारान थे उनने वहां पर झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। अगला पड़ाव अब सीधा बाबा बर्फानी के दर्शन का है, जहां पर ये लोग सैफेर पहुंचेंगे। बाद से फिर जो दर्शन का सिलसिला वो शुरू हो जाएगा। ये तस्वीर जो सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज पर आप देख रहे हैं, घोड़ी वाले, पालकी वाले, पिट्ठू वाले, बाकी तमाम लोग जिनमें मकामी आबादी सबसे ज्यादा है, जो इस यात्रा के कामयाब इनेकाद को यकीनी बनाती है। और ये दूसरी तस्वीर बालतल की, जब कैंप से यहां यात्रियों को सख्त सिक्योरिटी के बीच आज सुबह ये वो काफिला है जो कल जम्मू से रवाना हुआ था। और ये रवानगी की तस्वीर। अब ट्रैक को भी आप देखिएगा, ये वही ट्रैक है जहां पर माजी में थोड़ी सी मुश्किलात आती थी, इस बार जरा मुख्तलिफ आपको नजर आएगा। 12 फीट के आसपास ट्रैक को बना दिया गया और रेलिंग्स लगा दी गई है। और ये एक्सक्लूसिव पहली तस्वीरें आप इस वक्त गुलिस्तान न्यूज पर देख रहे हैं। पूरे फ्रेम पर जरा ये तस्वीरें एक बार फिर दिखाइएगा, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीरें हैं। बेस कैंप से लेकर जब सुबह सुबह यात्री रवाना हुए, बम बम बोले के नारों के बीच अपनी बारी का इंतजार करते हो। ट्रैक की पहली तस्वीर, चाहे वो घोड़ी वाले हैं, पालकी वाले हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके बालतल बेस कैंप से गुफा की ओर रवाना हो रहे हैं। और इसी तरीके से पहलगाम सिख पर भी यही सूरत हाल है, जहां से वह यात्रा की रवानगी का सिलसिला जारी। RFID कार्ड्स को यकीनी बनाया गया है। और ये देख लीजिए कि कोई भी यात्री आपको ऐसा नजर नहीं आएगा जो RIFD कार्ड्स के बिना होगा। सख्त सिक्योरिटी के बीच और अपनी अपनी रास्तों पे यात्री इस वक्त रवाना। अच्छा, जो लोग जम्मू से भी निकले उनकी फटाफट से बात सुनते और सीधा फिर अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे। मौसम और यात्रियों के मुतल्लिक और सिक्योरिटी इंतजाम पर बात करेंगे। यात्रियों की बात फटाफट से जो आज 4:30 बजे दूसरे काफिले में शामिल थे। हम लोग मेरठ से आए हैं जी। मेरठ से आए हैं सर, कैसा लग रहा है, कितने उत्साहित हैं आप? हम लोग काफी उत्साहित हैं जी। पहली यात्रा है? पहली यात्रा है जी। आप तो खुशी दिल की चेहरे पे खुशी नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छे यहाँ के जो है इन्होंने इंतजाम किए हुए और यात्रा बहुत अच्छी करा रहे हैं। बहुत खुशी है, बहुत बहुत बढ़िया हुआ है इंतजाम। हमारे ये हैं प्रभारी। मन में कोई डर, कोई भय? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पान की जय। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से आया हूँ। बिहार से आए हैं सर, कैसा लग रहा है? जम्मू में पहुंचे हैं, व्यवस्था किस प्रकार से देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दूसरी बार आ रहा हूँ, पिछले साल भी आया था। इस साल बहुत सारा सुविधा हम लोग को मिली है। बहुत अच्छा लग रहा है आकर के यहाँ पे। आप कहाँ से आए सर? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं। और साथ ही हम लोग काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया डर का, तो जहाँ इंडियन आर्मी है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, तो वहाँ डर का कोई बात ही नहीं है, है ना। तो हम लोग काफ़ी सेफली यात्रा कर रहे हैं इन लोगों के गाइडेंस में और काफ़ी अच्छा जा रहा है। इनका कहना है कि जहाँ इंडियन आर्मी है वहाँ पे डर नहीं है। आपका क्या कहना है? बहुत अच्छी सुरक्षा है, आर्मी के अंदर कोई डर नहीं है। लोगों जहाँ जा रहे हैं व्यवस्था बहुत अच्छी है, भोले बाबा की कृपा है, ऐसा कुछ नहीं है। डर तो कोई है ही नहीं है, डर नाम की कोई चीज नहीं रही है अब, डर नाम की कोई चीज नहीं है अब। आप कहाँ से आए सर? मेरठ से आए हैं, उत्तर प्रदेश। सर, कैसा लग रहा है? जम्मू में व्यवस्था किस प्रकार से देख रहे हैं? व्यवस्था बहुत अच्छी है, पहले भी आए हैं, 5 बार आ चुका हूँ, 6ठी बार आया हूँ। 5 बार आए हैं। जी। जीवन का अनुभव किस प्रकार से रहता है? जब बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं तो मन को कितनी शांति मिलती है? अलग ही अनुभव होता है, इससे ज्यादा एक अलग अनुभव होता है। बिल्कुल बहुत शांति मिलती है और मैं इसी वजह से बार बार आता हूँ और आना चाहूँगा हर बार। बहुत बढ़िया जी। कैसा लग रहा है? सबसे बहुत बढ़िया जी। व्यवस्था कैसी है? सबसे बढ़िया व्यवस्था। लंगर व्यवस्था कैसे देख सब रहे बढ़िया हैं? जी। सब बढ़िया है। सर, आप कहाँ से आए हैं? रोपड़ पंजाब से पंजाब से आए हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे व्यवस्था को लेकर? बहुत अच्छी सिक्योरिटी यहाँ पे, बहुत अच्छा अरेंजमेंट मन में कोई डर, कोई भय? नहीं, मेरी 19वीं यात्रा है, कोई डर नहीं। 19वीं यात्रा है आपकी? कोई डर सर, कैसा लगता है? अनुभव कैसा रहता है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है मेरा तो। क्या मैं तो हर बार सोच। शिल्पा शर्मा ने बात की और ये वो वक्त होता है जब ज़्यादातर लोग मुख्तलिफ हिस्सों में सोए होते हैं, लेकिन यात्रा करने वाले लोग 1881 लोग जो यहाँ से आज रवाना हुए कश्मीर वादी थोड़ी देर बाद पहुँच जाएंगे। कल भी इस्तकबाल हुआ और आज की ये उस इलाके की खूबसूरत पहली तस्वीर जहाँ 1 साल बाद ट्रैक को चौड़ा करने के बाद पहला काफिला पवित्र गुफा की तरफ रवाना कर दिया गया है। शिल्पा, पहले आपके पास आएंगे। जम्मू के अंदर कल दिन थोड़ी सी शिकायतें रहीं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ट्रैफिक के हवाले से, लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा कि मामूल के मुताबिक सरगर्मियां होती रहीं, एक्टिविटीज चलती रहीं। अब इस वक्त जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, जरा उस पर एक अपडेट दे दीजिएगा। खबर ये थी कि काफी ज्यादा रश है दोनों जगहों पर, यात्री निवास पे भी और जो सरस्वती धाम है, दोनों जगहों पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बावजूद भी क्या सूरत हाल इस वक्त और सुबह आपने खास तौर से देखी?
जी बिल्कुल, देखिए तत्काल पंजीकरण की बात करें तो सुबह सवेरे 7 बजे से तत्काल पंजीकरण यानी कि 7 बजे काउंटर जो है वो खुल जाते हैं, जहाँ पे तत्काल पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाती है और सुबह 6 बजे जो है वो काउंटर खुलते हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि जिस प्रकार से टोकन जो है वो दिया जाता है। तो भीड़ की बात करें, संख्या की बात करें तो इस समय भक्तों की संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या जम्मू में काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, जहाँ पे लंबी लंबी कतारों में सरस्वती धाम हो, वैष्णो धाम हो, महाजन हॉल हो, वहां पर जो है वो लंबी लंबी कतारों में तत्काल पंजीकरण श्रद्धालु करवा रही है। और सुबह सवेरे मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से पहले दिन की अगर मैं बात करूं तो पहले दिन में जहां पर 4 बजे से 12 बजे से 2 बजे से यात्री श्रद्धालु जो है वो लंबी लंबी लाइनों में खड़े थे और इंतजार कर रहे थे, टोकन का इंतजार कर, तत्काल पंजीकरण का इंतजार कर रहे थे। तो लगभग दिन का यानी कि 2000 के करीब जो है वो टोकन दिया जाता है और जिन्हें टोकन मिलता है उनके बाद उनकी तत्काल पंजीकरण होती है। तो फिलहाल तत्काल पंजीकरण का प्रक्रिया जो है वो जारी है और इस समय जिस प्रकार से आपको बता दें कि सुबह सवेरे 4 बजे के करीब जो है वो बालटाल का काफिला रवाना हुआ, 4:30 बजे के करीब जो है पहलगाम का काफिला रवाना हुआ, जहाँ पे श्रद्धालुओं में एक जोश उत्साह जो है वो साफ तौर पर नजर आया। हालांकि कल जिस प्रकार से 4000 से भी ज्यादा श्रद्धालु जो है वो कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुए, बालटाल और पहलगाम के यात्री, लेकिन आज की बात करें तो आज लगभग 1881 के करीब जो है वो श्रद्धालु यानी कि यात्री जो है वो कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुए। तो आज दिन में यानी कि दूसरे दिन में कहीं ना कहीं संख्या जो है वो कम हुई है, लेकिन जो जोश उत्साह है श्रद्धालु का वो बरकरार। ये बताइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है शिल्पा, क्योंकि कल हम देख रहे थे कि 4000 आज 1000, ये मैकेनिज्म बनाया गया है कि ताकि बेस कैंप पे ज्यादा रश न हो, या जम्मू में यात्री जो आए थे वो उतने नहीं थे जितने भेजने थे? शेड्यूल क्या बनाया गया कि 4000 से कम ही भेजने हर बार? देखिए ऐसा नहीं है कि 4000 से कम भेजने, लेकिन जिस प्रकार से संख्या, देखिए पहले दिन की जिस प्रकार से मैंने बात की थी, पहले दिन में संख्या काफी ज्यादा देखने को मिली, जहाँ पे लोग टोकन के लिए जो है वो लड़ाई कर रहे थे, यानी कि अफरा तफरी देखने को मिली थी कि उन्हें टोकन नहीं मिला है। लेकिन उसके बाद कम हुई है, हालांकि दूसरा दिन है, संख्या जो है वो कम हुई है क्योंकि कल 4000 के करीब भेजा गया और आज जो है वो 1000 के करीब, तो कहीं ना कहीं संख्या कम हुई है। ऐसा नहीं है कि 4000 से भी कम जो है वो यात्रियों को भेजा जाएगा, यानी कि जितने लगभग आप रख लीजिए पिछले के मुकाबले जिस प्रकार से 10,000 के करीब 8,000 के करीब जो है वो पिछले वर्ष जो है वो यात्री श्रद्धालु जो है वो पहले दिन से ही 10 दिन यानी कि 20 दिन तक जो है वो इसी प्रकार से सिलसिला जारी रहा था, लेकिन अब दूसरे दिन जो संख्या है श्रद्धालु की वो कम नजर आ रही है। तो कल देखना होगा कि ठीक है। चल पजरा पहलगाम चलते हैं जहां से फिदा हुसैन हमारे साथ है। फिदा, अपडेट करें जी, आज पहला दिन है ऑफिशियल अमरनाथ यात्रा का कश्मीर प्रोविंस के अंदर, और आप जिस कैंप पर खड़े हैं ये इंतहाई अहम तरीन कैंप है। सलीम ने भी हमारे साथ ज्वाइन किया है बालतल से, इनके पास भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा पहलगाम का अपडेट करें। 3 बजे के आसपास खबर है कि हरी झंडी दे दी गई, बाहर उनको अपने कैंप से निकलकर पवित्र गुफा की ओर रवाना किया गया। कौन से अफसर वहां पर थे, क्या कुछ सूरत हाल अभी वहां पर दिख रही है आपको? देखिए बिल्कुल इशफाक, मैं आपको बता दूं कि पहला जत्था जो कल भगवती नगर से नुनवन बेस कैंप पहुंचा और रात भर वो बेस कैंप में ठहरे और सुबह 3:30 पौने 4 के आसपास उनको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर जिला के तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर फखरुद्दीन हामिद, उनके साथ साथ एसएसपी अनंतनाग डॉक्टर संदीप चक्रवर्ती और बाकी जो दीगर ऑफिशियल्स थे जो श्राइन बोर्ड के थे वो वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने झंडी दिखाकर रवाना किया। लेकिन बोले के वक्त है जो रात भर सोए नहीं, जो सिर्फ ऐसे ही इंतजार कर रहे थे सुबह की घड़ी का कि सुबह की घड़ी कब आएगी और जब हमें यहाँ से आगे के लिए रवाना किया जाएगा। माकूल इंतजामात ट्रैफिक का भी रखा गया था ताकि किसी यात्री को कोई मुश्किलात पेश ना आ सके चंदनवाड़ी तक, क्योंकि मैं बता दूं आपको कि बेस कैंप से जब ये यात्रा शुरू होती है चंदनवाड़ी तक इनके लिए ट्रैफिक का इंतजाम रखा जाता है, तो उसके बाद ये अगले पड़ाव के लिए रवाना हो जाते हैं। तकरीबन या तो आज शाम तक जो बाई फुट जाएंगे वो या आज शाम या कल दोपहर तक जो बाबा के दर्शन वो कर पाएंगे, उसके बाद ही वो वापस वहां से लौट आएंगे। दूसरे जत्थे का इंतजार है, दूसरा जत्था कब पहुंचेगा, 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद। बेस कैंप बिल्कुल तैयार है और चारों ओर से कुल मिलाकर जब हम बेस कैंप की फिदा बात करते हैं तो ये बताइएगा कि इस बेस कैंप में कितनी कैपेसिटी है वन टाइम में यात्रियों को रोकने की? जो पहलगाम वाला बेस कैंप है यहाँ पर कितनी कैपेसिटी है, कितने हजार लोगों को एक साथ रोका जा सकता है यहाँ पर?
देखिए, जो कल जत्था आया था वो वहां पर रुके थे बेस कैंप के अंदर, और ये भी माना जाता है कि 5000 कैपेसिटी है, 5000 से ज्यादा भी हो सकती है। तो इस बेस कैंप को सबसे बड़ा बेस कैंप माना जाता है अगर सूबा कश्मीर की बात करेंगे, क्योंकि नुनवन बेस कैंप एक ऐसा बेस कैंप है क्योंकि ये मार्ग जो है, ये रास्ता जो है, ये काफी धार्मिक है, और जो काफी बुजुर्ग भी है, जो काफी शिव भक्त है, वो ये कहते हैं कि अगर हम यात्रा करेंगे तो पहलगाम ये जरा फटाफट से बताइएगा ना। फिर दूसरी बात ये भी है कि अरेंजमेंट्स की जब हम बात करते हैं, लंगर कहाँ किस पॉइंट से लंगर्स को लगाया गया है एक, और मेडिकल फैसिलिटी का जो बड़ी बात थी कि इस बार मोबाइल हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं और ऊपर गुफा तक कई मकामात पर मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं। क्या कुछ है, कितने टोटल कैंप्स हैं, और मरकजी अस्पताल कहां पर होगा जो अमरनाथ यात्रियों के हवाले से लगाया गया है? देखिए, अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करेंगे, क्योंकि दो चार चीजें हैं, जैसे आपने कहा कि कहां से शुरुआत है, क्योंकि जवाहर टनल को क्रॉस करते ही जो मेडिकल एड है वो वहां से शुरू हो जाती है नुनवन बेस कैंप में, और उसके बाद चंदनवाड़ी में, और चंदनवाड़ी में 100 बेडेड हॉस्पिटल भी है, ये भी आपको मैं बता दूं इशफाक यहाँ पे। उसके बाद अगले पड़ाव, जितने भी पड़ाव आते हैं, एक तो मोबाइल हेल्थ केयर जो है वो वहां पे रखा गया है, और दूसरा कि वहां पे डॉक्टरों की एक बड़ी टीम जो है हर जगह पे रखी गई है, ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो वहां पे रखे गया है। यानी कि अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की भी बात करेंगे, देखिए सेहत सफाई की भी बात होनी चाहिए। ठीक है जी, आपके पास दोबारा आएंगे। फिलहाल सलीम वानी के पास भी चलेंगे। सलीम हमारे साथ ज्वाइन दूसरे रास्ते से भी आज एक और जत्था रवाना हुआ है, और बालतल में सलीम 1933 लोग जो कल पहले जत्थे का हिस्सा थे, क्या तमाम लोग रवाना हो चुके हैं? क्या प्रिपरेशंस पहले से थी, और अब क्या सूरत हाल है जब इन तमाम लोगों को रात तक खिदमत इनकी की गई है, रवानगी का जब तक सिलसिला हुआ है? देखो आसिफ, अगर इस चीज का इंतजार 29 जून का था, बिलाखिर कल शाम को जो पहला जत्था भगवती नगर जम्मू से रवाना किया गया, और शाम होते हुए वो पहले काजीगुंड, उसके बाद पादा चौक, उसके बाद शादीपुरा से उनको डायरेक्ट बालतल पहुंचाया गया। और जो पूरी रात को वहां पे ठहरे थे और पूरी रात को वो जागते रहे कि आज का दिन सुबह कब आएगा, और आज सुबह 4:30 के करीब जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर गांधरबल, SSP गांधरबल, शाइन बोर्ड के अफसर्स और बाकी सारे अफसर्स, SDM कंगन, सारे वहां पे थे। 4:30 के करीब जो फ्लैग ऑफ हुआ, जिसमें पहला जत्था था। इसमें एक चीज जो आसिफ, जो यात्री आते हैं 2-3 दिन पहले, जो श्रीनगर में बैठते हैं, फिर जिनकी रजिस्ट्रेशन होती है बाज़ाब्ता तौर पर, वो भी इनके साथ ज्वाइन करते हैं। इसी सिलसिले के हवाले कि आज सुबह जो पहला जत्था है 7:30 के करीब, जो 4:30 से लेकर 7:30 तक 5200 के करीब यात्री है जो पवित्र गुफा की तरफ रवाना किए गए हैं बेस कैंप बालतल से। पूरी तरह से निगरानी है, सारी एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे आप पुलिस की बात करो, चाहे आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो, पूरी जो एजेंसीज है इसमें लगे हैं। बालतल में भी पूरी तरह से इंतजामात है, हेल्थ केयर है, पूरा है, पूरी तरह से निगरानी है। ट्रैक को बड़ा जबरदस्त इस बार बनाया गया है। जो आपने अभी विजुअल चलाए, ये ब्राडी मर्ग है। एक जमाना था जब ब्राडी मर्ग में यात्री को खौफ आता था चलने को, लेकिन जो 12 फुट का ट्रैक इस बार BRO ने कंप्लीट किया है, आपने देखा कि किस तरह घोड़े वाले बिला खौफ चलते हैं इस ट्रैक पे, ये बड़ी बात है। और यात्री का भी यही कहना है कि आज इस बार कुछ ट्रैक अलग सा ही लगता है और उनको भी बड़ा अच्छा सलीम, इस बार चूंकि काफी शोर शराबा था कि आधे रास्ते तक गाड़ियां भी जाएंगी, जरूरत पड़ने पर हंगामी सूरत हाल अगर कहीं पर पैदा होती है, या जिस तरीके से जुलाई के महीने में 2 साल पहले हमने देखा नुकसान हुआ, इस बार अगर वैसा कुछ होता है तो एक रास्ता ऐसा भी है, कम से कम ट्रैक ऐसा है, गाड़ियां भी जा सकती हैं। वाकई में जब हमने देखा था पिछली बार, कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई थी, इस तरह की कोई प्रिपरेशन है या जाने की इजाजत होगी ऑफिशियली, कोई इस तरह की कंफर्मेशन की अगर जरूरत पड़ती है तो गाड़ियां भी कम से कम हाफ ट्रैक तक ले जाई जा सकती हैं? बिल्कुल आसिफ, देखो एक तो हो गया कि जमीनी हकाइक क्या है, एक तो होती है कि अफवाहबाजी। जो गाड़ी का मसला है, अगर आपको खुदा न करे कोई जो हादसा हुआ था 2022 में, जब वो हुआ था कि वहां पे एक लैंडस्लाइड आई थी, उसके बाद जो प्रशासन ने ये फैसला लिया था कि हम ये गाड़ी का सिस्टम भी, इमरजेंसी गाड़ी जो 4x4 व्हीकल्स, अगर आपको जरूरत पड़ेगी, चाहे आप SDRF, NDRF, जब आपको इमरजेंसी पड़ेगी, जो क्रिटिकल इमरजेंसी जब पड़ती है, तो उस टाइम अगर आपको लगेगा कि गाड़ी की जरूरत है, जरूर आप 4x4 व्हीकल जो BRO के पास है,
जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने कुछ अच्छा जी, फटाफट से जरा दोनों नुमाइंदे हमें रखे। ये बताइएगा, फिदा जरा आपके पास आऊंगा, फटाफट से इस सवाल का जवाब दीजिए, मैंने ब्रेक पर जाना है। खबर यह है कि अब की बार श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने FM स्टेशन भी चलाया है, एक मखसूस फ्रीक्वेंसी के तौर पर, जो इस पूरे ट्रैक पर यात्रियों को अपडेट करता रहा है और उनके मोबाइल पर और दीगर जगहों पर वो रेडियो स्टेशन चल रहा है। क्या उसका आगाज हो गया है और किस तरीके की तैयारियां हैं वहाँ पहलगाम के अंदर? देखिए, अगर हम पहलगाम की बात करेंगे, इश्फाक के पहलगाम के बेस कैंप से लेकर, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि बेस कैंप से लेकर चंदनवाड़ी, चंदनवाड़ी से पिशु टॉप से जो पंचतारनी, पंचतारनी से जो शीशनाग, और शीशनाग से अगर हम संगम टॉप की बात करेंगे या उससे अगले पड़ाव की बात करेंगे, जैसे आपने FM की बात की है, देखिए अभी तक जो हमारे पास खबर है वो उस हवाले से अभी हमें तस्दीक नहीं मिली है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो हर जगह पे, यानी कि एक एक मार्ग पे वो वहाँ पे उनको बताएंगे कि आप कहाँ पहुँचे, और उस हवाले से अभी हमारे पास तफसीलात नहीं है। जब तफसीलात पहुंचेगी तो हम जरूर शाया करेंगे। जो हमारे नाजरीन है जो सुबह सुबह जेके सलाम को पसंद करते, जेके सलाम को हमेशा देखते रहते हैं, तो हम जरूर वो बात जो है आम लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन यही है कि आज दूसरा रोज है, दूसरे रोज भी हम कोशिश करेंगे उस हवाले से भी बात करने की। और सलीम वानी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, इतलात के मुताबिक यात्रा रवां-दवां है और मुख्तलिफ पड़ावों पर इस वक्त यात्रा चल रही है और तकरीबन जो पहला दर्शन है वो 11 से 12 बजे के बीच में जो पहले जत्थे के लोग हैं वो गुफा तक पहुंचेंगे और जो ही वो इतलात हम तक मिलेंगी वो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। फिलहाल मौसम का मिजाज बेहतर है। कल जो जत्था पहुंचा था, यात्री पहुंचे थे, वो इस वक्त गुफा की ओर रवां-दवां है। दोनों तरफ से यात्रा जारी है और जम्मू से भी एक और काफिला जो है वो रवाना कर दिया गया। अमरनाथ यात्रा पर पूरे दिन हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया जी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि ज़मीनी राब्ता और मजबूत हो रहा है और फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो नए हथियार मिलिटेंटों के हाथ लगे हैं उसका मुकाबला करने के लिए एक बड़ा खाका खींचा है। छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जे के दूसरे पड़ाव पर हम आ गए हैं और बात जरा करते हैं नॉर्दर्न रेलवे की या इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री की, जिन्होंने दो बड़े फैसले किए हैं और एक बड़ा फैसला अमरनाथ जी यात्रा को लेकर है और श्रद्धालुओं को जम्मू और श्रीनगर पहुंचाने के लिए रेलवे महकमे की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है और रेलवे महकमे ने यह साफ कर दिया कि खुसूसी ट्रेनें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और सफदरजंग रेलवे स्टेशन से चलाई जाएंगी और 3 जुलाई से इसका आगाज किया जाएगा। न सिर्फ ये बल्कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है। बानिहाल बड़गांव रेल जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रेल अभी तक हमारी चल रही है, इसमें भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। यात्रियों को सही तरीके से जम्मू कश्मीर पहुंचाने के लिए रेलवे महकमा भी मुतहरिक हो गया है और सालाना अमरनाथ यात्रा को देखते हुए कई अहम और फेस्टिवल ट्रेन चलाने का फैसला ले लिया गया है और इस जिमन में कुल मिलाकर 18 ट्रेनें 04075 से लेकर 04076 जो नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी से चलती थी, ये रिजर्व फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन कर दी गई है और अब ये 3 जुलाई से 1 अगस्त तक ज्यादा से ज्यादा चलेगी और ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हफ्ते में 2 बार चलेगी। बुधवार और इतवार को इसको चलाने का इजाफी फैसला ले लिया गया है। इसी तरीके से श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन तक थर्सडे और मंडे को यह ट्रेन चलेगी और इसी तरीके से मजीद ट्रेनें चलाने का फैसला जो है वो ले लिया गया है। कटरा तक जो सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र जंक्शन से होते हुए अंबाला, कैंट, जलंधर, पठानकोट से होते हुए जम्मू तवी और शहीद कैप्टन तुषार मेहता महाजन उधमपुर रेलवे स्टेशन है वहां तक चला करेगी। इसके साथ साथ सफदरजंग से भी इसी तरीके से सफदरजंग रेलवे स्टेशन से भी इजाफी ट्रेनें चलेंगी और ट्रेन नंबर 04141 ये सफदरजंग रेलवे स्टेशन से मंडे
को चला करेगी और 04142 ये जनाब उधमपुर के लिए रवाना होगी हफ्ते में 2 बार। और इस तरीके से जो डोम ट्रेन हमारी बानिहाल से बड़गाम तक चलती है, इसको में भी इसकी फ्रीक्वेंसी में भी इजाफे की बात जो है वो सामने रखी जा रही है, ताकि यात्री जो है वो सही तरीके से जम्मू कश्मीर पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा यात्री जो है वो पवित्र गुफा के दर्शन कर सके टाइम पर। इंडियन रेलवे भी मैदान में आया है और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इजाफी ट्रेनें चलाने का फैसला ले लिया है। चलिए, ट्रेन के हवाले से बात हो रही है तो अब आगे बढ़ते हैं और बात उस मंसूबे की भी जिसके जरिए वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ बजरिया ट्रेन जोड़ने की कोशिश है। वो कोशिश लगभग रंग ला रही है और मस्बत पेशरफ्त हुई है। वादी कश्मीर मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ तकरीबन जुड़ चुका है और कुछ एक हिस्सा जो है जिस पर काम होना भी बाकी है, वहां पर दुनिया का सबसे बुलंद तरीन जो ट्रेन का इस बार पुल है या तैयार हो चुका है, जिस पर बाज़ाब्ता तौर पर मॉनिटरिंग तो साथ साथ चल रही है, लेकिन जब जायजा लिया गया तो पता चलता है कि ट्रेन कम से कम 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से इस पुल के ऊपर से गुजरेगी। सीआरएस ने रियासी और संगलदान सेक्शन पर जो हतमी ट्रायल था उसका भी बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने खुद मुआयना किया है और 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दरियाए चिनाब पर बनने वाले सबसे बुलंद तरीन पुल के ऊपर जब ट्रेन दौड़ेगी तो वादी कश्मीर का राब्ता जम्मू या मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ बजरिया ट्रेन हो जाएगा। एक बात, इंस्पेक्शन जब हुई है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सीआरएस के साथ मौजूद रहे, जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के नॉर्दर्न रेलवे के कंस्ट्रक्शन के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सीईओ हैं, वो साथ रहे। संदीप गुप्ता के अलावा ऑफिसर जो नॉर्दर्न और कोंकण रेलवे हैं वो उनके साथ मौजूद रहे। और ये मंसूबा जिसकी कुल लंबाई 272 किलोमीटर है, मुल्क के बाकी हिस्सों को वादी कश्मीर के साथ जोड़ने की कोशिश है। तो वो जो फाइनल ट्रायल था कि दुनिया के बुलंद तरीन पुल से जब ट्रेन गुजरेगी तो क्या वो जो हवा का रुख है या वजन है या जो बैलेंस है, इसको लेकर जो तरह तरह की बातें की जा रही थी, जो खदशात या तहफ्फुजात का इजहार किया जा रहा था, वो एक तरह से दूर हुआ। इसके अलावा जो अलग अलग 9 सुरंगें हैं, ये भी तफसीलात फराहम करते हुए कहा गया है कि 9 मुख्तलिफ सुरंगों में जहां तक बारिश पहुंची भी लेकिन किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो हर तरीके से बनिहाल संगलदान सेक्शन जो रियासी के साथ जुड़ने वाला है या जुड़ चुका है, उस पर बाज़ाब्ता तौर पर काम कंप्लीट हो चुका है। अब पहले दिन से हम आपको बता रहे हैं, जब ये मंसूबा कंप्लीट होगा तो अमरनाथ यात्रा में भी कुछ कोशिशें की जा रही थी कि खिदमात हासिल की जा सके और अगर कहीं इमरजेंसी पड़ती है या ज़रूरत पड़ती है तो उस दौरान आपको यहाँ पर भी शायद आप इंतजामिया को ट्रेन इस्तेमाल करते हुए यात्रियों के लिए देखें। सुरेंद्र शर्मा के पास चलेंगे, हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमें ज्वाइन किए हुए हैं रियासी से। सुरेंद्र, एक तो ये बताइएगा इंस्पेक्शन कैसी रही ओवरऑल, और दूसरी बात ये जो हम बार बार कह रहे थे कि शायद इस बार यात्रा में अगर जरूरत पड़ती है, नेशनल हाईवे पर किसी तरह की कोई परेशानी आती है, कोई खलल पड़ता है, तो ट्रेन सर्विसेज इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं। क्या ऐसी सिचुएशन मुकम्मल तौर पर है इस वक्त? जी आसिफ, आपको बता दें कि कल ही अभी हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल रियासी में हुआ है, जिसकी 100 से ज्यादा स्पीड से ट्रायल को मापा गया है जी। और इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि अगर नेशनल हाईवे कहीं बंद होता है तो उसकी वजह से यात्रा में कोई खलल ना पड़े, इसलिए इस रूट से यात्रियों को श्रीनगर पहुंचाया जा सकता है। सुरेंद्र, ये जो कहा जा रहा था कि अगर जरूरत पड़े तभी इस्तेमाल में, ये प्लान में है या फिर सिर्फ अभी बातें हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर ये जो हम देख रहे हैं, जून के एंड में कहा गया था प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया गया है, चीजें ऑलमोस्ट फाइनलाइज हैं। बाकी जो टनल्स की थोड़ी बहुत तकनीकी एतबार से कुछ परेशानियां थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई हैं। पूरा प्रोजेक्ट जुड़ गया है कश्मीर प्रोविंस के साथ और अगर ट्रेन चलानी हो तो वो चल सकती है। इसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहती है? जी, कल कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने देर शाम तक यहाँ रियासी में मीटिंग ली। उसके बाद सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि 8 या 9 जुलाई को पीएम इसका उद्घाटन कर सकते हैं और यात्रा के लिए इसको खोल सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जी सुंदर ज्वाइन करने के। फिलहाल कमिश्नर रेलवे सेफ्टी जो है उन्होंने 3 दिन तक मुसलसल इस ट्रेन का मुआयना किया और कल हाई स्पीड से बुलंद तरीन
उस स्टील ब्रिज से इस ट्रेन को गुजारा गया और लगातार इसको 3 दिन तक गुजारा गया और कल स्पीड और ज़्यादा बढ़ा दी गई थी, 100 के करीब कर दी गई थी, जिसके बाद जो डाटा एनालिसिस रिपोर्ट आई है उससे वो मुतमईन दिखे। उनका बॉडी लैंग्वेज ये साफ बता रहा था कि वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली से बाज़ाब्ता तौर पर अब ट्रेन रवाना की जाएगी उधमपुर, और उधमपुर से रियासी के इस बुलंद तरीन पुल से होते हुए फिर बानिहाल और बानिहाल से बारामूला तक इसको लिया जाएगा। जश्न का समा और किस तरीके के मंजर था वहाँ पर, वो ये साफ दिखा रहा है कि रेलवे जो पिछले कई सालों से लगातार इस कोशिश में था कि इसको मुकम्मल किया जाए, फाइनली वो दिन आ गया है। और कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने कल बाज़ाब्ता तौर पर इस पर खुशी का भी इजहार किया। ताम हतमी ऐलान नई दिल्ली से किया जाएगा जहां पर नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। यानी अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो दिन ख़त्म नज़दीक आ रहा है जिस दिन बाज़ाब्ता तौर पर यह ट्रेन कन्याकुमारी से दिल्ली और दिल्ली से श्रीनगर तक आ सकती है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात एक और अहम करते हैं आपके सामने और बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर पुलिस, यानी खुदकार हथियारों से लैस करना जम्मू कश्मीर पुलिस को। और मौजूदा वक्त में यह और ज़्यादा तब मुश्किल अहम बना जब पीर पंचाल, डोडा बदरवा और फिर कई मकामात पर यह सामने आया कि नेटो के हथियार मिलिटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये वो मिलिटेंट है जो जम्मू के इन बालाई इलाकों के अंदर पिछले 2-3 महीनों के दौरान देखे गए और इनकाउंटर में कुछ मारे गए। और जब रिकवरियां हुई तो पता लगा कि कार्बाइन जैसा खतरनाक हथियार M4 कार्बाइन राइफल जो US मेड है ये भी इनसे मिला है। और अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है कि नए हथियारों की खरीदारी का अमल शुरू कर दिया गया है। इजराइल, जर्मनी से नए हथियार लिए जाएंगे ताकि जम्मू कश्मीर पुलिस को मजीद बाइख्तियार बनाया जाए। और ये तब फैसला लिया गया जब जम्मू कश्मीर से M4 कार्बाइन राइफल जो US मेड है और स्टील बुलेट्स मिले हैं उनको देखा गया। और उसके बाद ही ये जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। न सिर्फ हथियार लिए गए, हथियारों से लैस किया जाएगा बल्कि SPOs के लिए भी कल डायरेक्टर जनरल पुलिस RR साइन ने एक बड़ी इतला दी है। और जहां कल तकरीबन 10 के करीब SPOs को रेगुलर किया गया और ये वो SPOs थे जिन्होंने उस एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन में हिस्सा लिया जिसमें 2 मिलिटेंट मारे गए। और ये साफ कर दिया पुलिस ने कि प्रायोरिटियां सेट की गई हैं कि अलहदगी पसंद खीमे के खिलाफ, इंतहा पसंदों के खिलाफ और मिलिटेंटों के खिलाफ जिस तरीके से पुलिस सीना बस्ती पर है, SPOs का एक मेजर रोल बनता है। और अगर SPOs इसी तरीके से काम करते रहे तो रूल्स चेंज करते हुए उन्हें बराह रास्त कांस्टेबल की भर्तियों में भी लाया जाएगा। 20,000 के करीब SPO इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर है और सिर्फ 24 घंटों के अंदर अंदर उन तमाम SPOs को कल रेगुलराइज किया गया जिन्होंने उस अहम तरीन एनकाउंटर में हिस्सा लिया जिसमें 2 मिलिटेंट मारे गए और खुदकार हथियार भी वहां से बरामद कर दिए गए। न सिर्फ इतना बल्कि यह भी साफ कर दिया गया कि VDGCs यानी विलेज डिफेंस गार्ड इनको भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। ये एयरपीस के तौर पर, यानी ये वो काम करते हैं शायद जो पुलिस को बाद में पता लगता है विलेज डिफेंस कमेटियां मौके पर ही अपने अपने इलाकों को महफूज भी करते हैं, इसलिए इन्हें भी मजीद स्ट्रेंथन करने का कल बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान RR साइन की तरफ से कर दिया गया। ताहम बड़ी खबर यह कि इजराइल, जर्मनी से हथियार खरीदा जाएगा, जम्मू कश्मीर पुलिस को दिया जाएगा। यह फैसला तब लिया गया जब US मेड M4 कार्बाइन राइफल डोडा एनकाउंटर के अंदर मिलिटेंटों से मिली। उसके बाद ही यह बड़ा फैसला पुलिस की तरफ से लिया गया कि पुलिस को मजीद बाइख्तियार करा जाएगा। डायरेक्टर जनरल पुलिस ने कल यह साफ कर दिया कि पुलिस की मॉडर्नाइजेशन हमेशा तरजीहात में शामिल थी, लेकिन अब जिस तरीके से नए हथियार आएंगे उससे मजीद बाइख्तियार पुलिस टेक्निकली हो जाएगी। और साथ साथ SPOs के लिए भी यह साफ कर दिया गया कि वो भी जान फिशानी के साथ काम करें। और अगर वो इसी तरीके से काम करते जिस तरीके से डोडा के अंदर 10 के करीब पुलिस जवानों ने काम, SPOs ने काम किया, तो उन्हें भी 24 घंटों के अंदर अंदर कांस्टेबल भर्ती कराया गया है। और विलेज डिफेंस गार्ड्स को भी आगे स्ट्रेंथन करने की बात कही गई है। एक बड़ी अहम खबर जो हम आपको बता रहे हैं कि इजराइल और जर्मनी से हथियार आएंगे वो जम्मू कश्मीर पुलिस को दिए जाएंगे। खुलासा पेश किया डायरेक्टर जनरल पुलिस ने कल उस तकरीब के साइड लाइन पर, हाशिए पर, जब उन 10 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को बाज़ाब्ता तौर पर कांस्टेबल के ऑर्डर से नवाजा जा रहा था।
पे एक अलग तरीके से एक फास्ट फॉरवर्ड मोड पे इनकी हौसला अफजाई हो, इसलिए इसको जो हमारी प्रोसीजर है उससे हटकर हमने इसको फास्ट ट्रैक में डालकर इनको हमने समझा कि इनको रेगुलर किया जाए जल्द से जल्द। हाँ, हमारा वेपनरी जो है बहुत अच्छा हमने इजराइल से और जर्मन वेपन्स ला रहे हैं। इसके मुकाबले में हमारी वेपनरी में कोई कमी नहीं है। आपने कहा आप एक बार इसको पूछ लीजिए बताएंगे। सर रामबन में, किश्तवाड़ में, राजौरी में, पुंछ में और कश्मीर में भी खबर देने में और गली कोचों में घुस के काम करने में कई बार जम्मू कश्मीर जो है पुलिस प्रच्छद पट में चला जाता है। इसकी एहसास बहुत दिनों के बाद भारत सरकार को है और इन्होंने ज़रूर हर चीज़ पे कोशिश कर रहे हैं और करेंगे कि ये एक ऐसा तलवार है जिस तलवार को अगर सही तरीके से इसकी देखभाल ना की जाए, जो एक आवाम की तलवार है, तो अगर जंग जितनी है जम्मू कश्मीर में तो जम्मू कश्मीर पुलिस के बगैर ये जंग जीती नहीं जा सकती। यात्रा के लिए मैंने ऑलरेडी जगह जगह पर ये बताया हुआ है कि सिक्योरिटी बहुत हमारी एलाबोरेट है, कम्प्रहेंसिव है। पुलिस और साइन को आप सुन रहे थे, जहां पर कार्रवाई हुई और किस तरीके से आउट ऑफ टर्न कल उन नौजवानों को पुलिस में भर्ती किया गया जो एसपीओस थे, लेकिन फोर फ्रंट पर उन्होंने उस एनकाउंटर में हिस्सा लिया। यही वजह है कि सबके लिए ओपन इन्विटेशन, यानी 19,000 जवानों के लिए ओपन इन्विटेशन दिया है कल आर साइन ने, जो अभी पुलिस के अंदर बचती है एसपीओ। फिलहाल छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि इंतजामिया ने कार्रवाई की है, अफसर को सस्पेंड कर दिया गया है। डिटेल के साथ आपके सामने आएंगे और फिर आपको यह भी बताएंगे कि बच्चों की पैदाइश कहां पर और कैसे हो रही है और क्यों जम्मू कश्मीर का नाम एक बार फिर सामने आ रहा है। छोटे से ब्रेक के बाद क्वालिटी में नंबर 1 से नहीं साबित करने से होता है, दिलों में और लैब में। लैब टेस्ट में फेना सुपर वॉश इज नंबर 1। क्वालिटी में कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने ऑर्डर जारी किया है और उवैस आमिर जो नायब तहसीलदार पहलगाम तैनात किए गए थे, उन्हें फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। और ये सस्पेंशन उस वक्त कर दिया गया, उन पर यह कहा गया कि उन्होंने स्टेशन को लीव किया, लीविंग स्टेशन विदाउट परमिशन, यानी जिस जगह उन्हें तैनात किया गया था विदाउट परमिशन वो वहां से चले गए, जिससे श्री अमरनाथ यात्रा 2024 में खलल पड़ सकता है। इस वजह से सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कोकरनाग, एसडीएम कोकरनाग जो है वो इसकी इंक्वायरी करेंगे कि क्यों ऑर्डर पर काम नहीं हुआ, और नायब तहसीलदार साहब जिसे सस्पेंड किया गया है वो अटैच रहेंगे उनके दफ्तर में। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग की तरफ से ऑर्डर जारी कर दिया गया है और नायब तहसीलदार उवैस आमिर जो नायब तहसीलदार पहलगाम अपॉइंट किए गए थे, उन्हें फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। और अमरनाथ यात्रा में लेटरल और स्टेशन को छोड़ने का इल्जाम नायब तहसीलदार पर है और यह कहा गया कि पहले दिन ही ये खबर सामने आई, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने बाज़ाब्ता तौर पर थोड़ी देर पहले नायब तहसीलदार उवैस आमिर को सस्पेंड करने के अहकाम जारी किए हैं और उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर इंक्वायरी होगी और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम कोकरनाग जो है वो इस इंक्वायरी की तहकीकात करेंगे और मज़कूरा नायब तहसीलदार अटैच किए गए हैं इनके ऑफिस के अंदर। चलिए, ये बात हो रही थी कमिश्नर के दफ्तर से जो ऑर्डर निकला है उसके ताल्लुक से एक और हुक्मनामा सामने आया है और बात अब जरा वकला की भी करते हैं, वकला बरादरी की। गुज़श्ता 2-3 दिनों से आप देख रहे हैं वादी कश्मीर के अंदर हलचल काफ़ी ज़्यादा है और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ख़ासतौर से कश्मीर प्रोविंस के अंदर हमने देखा कि उसके इंतखाबात पर रोक के बाद कोई बड़ा फैसला हो सकता है, इस बात की तरफ इशारा किया जा रहा था इस कार्रवाई से। लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर कश्मीर एडवोकेट्स एसोसिएशन को उस वक्त एक अच्छी खबर सुनने को मिली जब उसे एक तस्लीम शुदा तंजीम करार दिया गया और पहली इस तरह की तंजीम बनी जिसको बार काउंसिल जम्मू कश्मीर की जानिब से एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, तस्लीम किया गया और कश्मीर एडवोकेट्स एसोसिएशन अब उस फहरिस्त में सबसे ऊपर, जिसको बाज़ाब्ता तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया, ऑफिशियली ये माना गया
कि एक अहम तरीन तंजीम है और इसका काम भी उतना ही है जितना आप बार काउंसिल के तहत काम करने वाले बाकी इदारों या जिम्मेदारान की देखते हैं। 2 दिन पहले एक कार्रवाई हुई, आपको याद होगा, जिसमें हाईकोर्ट बार एसोसिएशन कश्मीर के लिए शायद अब और भी मुश्किलात, जब मियां कयूम की एक केस के सिलसिले में गिरफ्तारी हुई और उस केस के बाद अचानक से एक हुक्मनामा सामने आता डिप्टी कमिश्नर की जानिब से लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए कि अब उस तंजीम के जो इलेक्शंस करवाए जाने थे वो नहीं होंगे। और वो फैसला जब हुआ तो विद इन 48 आवर्स एक नया और बड़ा और अपने आप में एक तारीखी फैसला भी, क्योंकि कश्मीर एडवोकेट्स एसोसिएशन जिसके हम देख रहे थे कि कुछ बीच में कुछ तनाजा भी चल रहा था, तो उस वक्त भी ये काफी ज्यादा सुर्खियों में थी, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर यह तस्लीम कर लिया गया कि यह तंजीम रिकॉग्नाइज्ड की जानी चाहिए, तस्लीम शुदा तंजीमों में से होनी चाहिए। और बार काउंसिल जम्मू कश्मीर की जानिब से बिलाखिर इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जो आपकी स्क्रीन पर है वो जारी भी कर दिया गया है। चलिए जरा इस पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ इस प्रोग्राम में खास मेहमान वसीम गुल साहब हैं जो कि सदर हैं KAA के, इस वक्त हमें वादी के कश्मीर से ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया वसीम साहब वक्त देने के लिए एंड वेलकम प्रोग्राम सलाम JK में मॉर्निंग शो में। ये जो हम देख रहे हैं ये ताज़ा डेवलपमेंट्स हुई हैं, कैसे आप ज़ाती तौर पर और आपकी तंजीम तमाम जो अरकान जब तक सरगर्म थे, कोशिशें जारी थी, बिलाखिर वो कोशिश रंग लाई है, इस ताज़ा डेवलपमेंट को या तब्दीली को कैसे आप देख रहे हैं? इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो हमारी रिकॉग्निशन है इससे वकला बरादरी जो हमारी है जम्मू कश्मीर की उनको बड़ा फायदा होगा, क्योंकि आज तक जो भी वेलफेयर स्कीमें थी जो जम्मू कश्मीर में आज तक एप्लीकेबल नहीं थी, अब हमारी रिकॉग्निशन के बाद से वो सारे जो भी बेनिफिट्स है वो हमारे वकला बरादरान को मिलेंगे। अच्छा ये बताइएगा वकील साहब, चूंकि पहले भी हम देख रहे थे कि बार एसोसिएशन है, फिर बाद में ये पता लगा कि बार एसोसिएशन की रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली नहीं है, तो अब हम ये माने कि बार के अंदर कश्मीर एडवोकेट्स एसोसिएशन रिप्लेस करेगी बार एसोसिएशन को? देखिए मैं आपको बताना चाहूँ, जो कश्मीर एडवोकेट्स एसोसिएशन है वो एंटायरली एक अलग एसोसिएशन है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है, वो वकला की फलाह व बहबूद के लिए काम करना है। तो क्या हम ये माने कि जो बार काउंसिल की तरफ से आपको नॉड मिला है और जो मुराद और हुकूक वकला के हैं, अब उनकी और सारी तवज्जो दी जाएगी, रादर ये कि चुनाव हो, सदर बने, दीगर सियासत वहां पर हो, सियासत से हटकर जो बुनियादी काम है KAA का वही रहेगा? जैसे मैंने पहले ही अर्ज किया, हम कोई भी सियासत नहीं, वो ये रहेगा कि जो भी हमारे वकला साहिबान हैं उन तक जो भी मतलब पूरे कंट्री में जो भी अभी तक स्कीमें चल रही है वो हमारे यहाँ भी एप्लीकेबल हो, हमारे वकला साहिबान भी उनसे इस्तिफादा हासिल करें। अच्छा, कुछ दिन पहले हमने देखा था कि चुनाव की तैयारियां भी दूसरी तंजीम में चल रही थी, वो तो वहां पे नहीं हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर उस पर रोक लगी, लेकिन आपकी जानिब से पहला कदम, बड़ी तब्दीली या कोई फैसला क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर? फर्स्ट इनिशिएटिव तंजीम क्या लेगी रिकॉग्निशन के बाद? रिकॉग्निशन के बाद सबसे पहले हमारा ये होगा कि हम एक डिजिटल लाइब्रेरी कायम करें एक हाई कोर्ट में, और साथ ही साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सेम डिजिटल लाइब्रेरी अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी कायम करने की कोशिश करेंगे। तमाम जो वकला बरादरी थी कल तक वसीम साहब, हमने देखा था कि 2 मुख्तलिफ हिस्सों में थोड़ा सा बीच में मुनकसम भी और कुछ बयानात भी ऐसे आ रहे थे या डिवाइड होते हुए दिखाई दी थी या नजर आती थी। तमाम लोगों को ये तंजीम एक प्लेटफॉर्म पर एकजुट करने में कामयाब रही है, सब लोगों की हिमायत आपको हासिल है इस तंजीम? बिल्कुल, सारे वकला साहिबान हमारे साथ है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वसीम गुल साहब श्रीनगर से हमारे साथ रहने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये नई तंजीम जो वकला बरादरी के लिए गुल साहब बता रहे थे कि अब काम होगा, और जो बुनियादी काम थे खासतौर से अदालतों के इर्द गिर्द जो काम होने चाहिए जिस पर काफ़ी सियासत होती है, और बीच में कुछ ऐसे मामलात थे जहाँ काफ़ी संगीन इल्ज़ामात कुछ तंजीमों पर लगे, और जो परसों फैसला आया हमने वो तो सारी डिटेल्स आपके सामने रखी, लेकिन अब इस तंजीम को रिकॉग्निशन या एक नई पहचान जो थी मगर ऑफिशियली जिसके रिकॉग्निशन के बाद काम उसका और बढ़ जाएगा, तो वो जिम्मेदारी दी गई है। तरजीहात में क्या शामिल है वसीम साहब? ये तो बात थी चुनाव की, जरा लेकिन इलेक्शंस की भी हम बात करें, और वो इलेक्शंस होंगे जम्मू कश्मीर के इलेक्शन, जम्मू कश्मीर असेंबली के इलेक्शन, और जहां हम लगातार नजर रखे हुए हैं इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर पर या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर कि किस तरीके की सरगर्मियां। वहीं पर एक और बड़ी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तैयारियों को लेकर एक और कदम आगे बढ़ाया गया है, और यूनियन
टेरिटरी के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर उन मीटिंग्स का आगाज कर दिया गया सेट शेड्यूल कैलेंडर के हिसाब से, जो सेट शेड्यूल कैलेंडर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जारी कर दिया गया है। और रात देर गए रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टियों का इजलास इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के साथ हुआ है, जिस दौरान जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के हवाले से तबादले ख्याल किया गया है। पॉलिटिकल पार्टीज ने जहां ब्रीफ किया चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को कि पोलिंग स्टेशन और लोकेशन चेंज और दीगर मामला जो इंतहाई अहम है इन्हें जल्दी से कराया जाए ताकि अवाम को ज़्यादा दूर वोट डालने के लिए ना निकलना पड़े और इस ज़िम्मन में तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दी जाए। इस बीच इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि पोलिंग स्टेशन लोकेशन चेंज करना, AMF पोलिंग स्टेशन इशू रिलेटेड जो थे वो अप्राइजल में आ गए। अपडेट्स के लिए फॉरम 6, फॉरम 7, फॉरम 8 पर तबादला ख्याल हुआ और इसी तरीके से कि इपिक कार्ड्स यानी जो हमारे पास इलेक्शन कार्ड्स हैं वो हर शख्स तक पहुंचे, डिसेबल्ड पर्सन तक पहुंचे। इस ज़िम्मन में जो तैयारियां की गई थी वो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टियों के नुमाइंदों के सामने रखी गई है। इस बीच इत्तला यह है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर अब उन जमातों के साथ भी राब्ता होगा जो अभी पॉलिटिकल पार्टियां तो है, रजिस्टर्ड है, अनरिकॉग्नाइज्ड है, यानी तस्लीम शुदा है लेकिन पूरी तरह से वो तस्लीम शुदा नहीं है, उनके पास वो इलेक्शन सिंबल फाइनल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के अंदर है। वो उन जमातों के साथ अब इलेक्शन कमीशन मुलाकात करेगा, यानी मीटिंग्स का सिलसिला आगाज हो गया है। और हमारे पास जो इत्तला है वो ये है कि 22 अगस्त के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। इस तरीके की इत्तलात जो है वो हमारे सामने आ रही है। फिलहाल इलेक्शन की तैयारियों को लेकर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कमर बस्ता है। रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टियों के नुमाइंदों के साथ मुलाकात हुई, अब दीगर जमातों के साथ मुलाकातें होंगी और ये तमाम डाटा इसलिए किया जा रहा है कि जो सेट कैलेंडर इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया है उसी के हिसाब से तैयारियां श्रीनगर और जम्मू के अंदर जो है वो चल रही है। बात इलेक्शन की हो रही है तो जरा एक और खबर से भी आपको बाखबर करें। मामला सियासी जमातों का है। कांग्रेस का इजलास गुज़श्ता दिनों खत्म हुआ, उसकी डिटेल हमने आपके सामने रखी, लेकिन कल का दिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए इंतहाई अहम दिन है। इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन में हार के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का अहम तरीन इजलास श्रीनगर के अंदर मुनक्किद होने जा रहा है और इस इजलास की सरबराही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती साहिबा करेंगी, जिसके अंदर सीनियर लीडर्स को मदऊ किया गया है। पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी पैक का इजलास अहम तरीन इजलास PDP के लिए होगा, जहां पर लोकसभा इंतखाबात के अंदर जो शिकस्त हुई है उस पर तबादला ख्याल किया जाएगा और असेंबली इलेक्शंस के लिए राह हमवार करने के लिए भी तबादला ख्याल किया जाएगा। यह भी माना जा रहा है कि इस इजलास के अंदर कुछ नाराज लीडरों की घर वापसी का सिलसिला भी हो सकता है और साथ साथ क्या अलहदा जाया जाए, साथ में लिया जाए, कैसे चुनाव को लड़ा जाए, इस पर भी तबादला ख्याल होगा। इंतहाई अहम इजलास कल श्रीनगर के अंदर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का होने जा रहा है, जिसकी सरबराही महबूबा मुफ्ती करने जा रही है। इसका इजलास जो खत्म हुआ दिल्ली के अंदर 2-3 चीज़ों पर बातचीत हुई, वो कल आपके प्रोग्राम में इस प्रोग्राम में आपके सामने हमने रखा था कि असेंबली इंतखाबात को लेकर जो हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है उसमें ये भी फैसला हो सकता है कि क्या मुख्तलिफ सियासी जमातें जो ख़ास तौर से इलाकाई जमातें हैं खित्ते के अंदर, बिलखुसूस PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके साथ कांग्रेस जाकर एक प्लेटफॉर्म पर चुनाव लड़ने का फैसला कोई कर सकती है, मन बना सकती है। तो दूसरी जानिब बाकी जमातें भी, चूंकि पार्टी जरा ये बताते हैं राहुल गांधी की जानिब से वहां पर यह बात कही गई कि PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस राब्ते में है। दैट मीन्स दूसरी जानिब इस तरह की सरगर्मियां होना ये राहुल गांधी की बात को सही साबित कर रही हैं। शायद ऐसा भी कोई फैसला हो सकता है और पार्टी के कुछ बाकी लीडरान जो दारुल हुकूमत दिल्ली समेत यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर काफी सरगर्म पिछले 4-5 वर्षों में रहे, या नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी जमातों में शामिल हुए, या फिर कुछ ऐसे लोग जो पार्टी से उस वक्त नाराज थे या सूरत हाल काफी खराब थी, पार्टी के फेवर में चीजें नहीं थी तो छोड़कर चले गए थे, कुछ ऐसे लीडरान वापस भी आ सकते हैं। इस तरह के भी इम्कानात जाहिर हो रहे हैं। लेकिन कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट पार्टी की जानिब से क्या फैसला लिया जाएगा ठीक उस वक्त जब असेंबली इंतखाबात के लिए बाकी जमातें भी इस वक्त तैयारियां कर रही हैं। सैयद तजम्मुल के पास चलेंगे, श्रीनगर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं।
करना है, लिख कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब जम्मू कश्मीर के अंदर सेहत के मामलात पर। शुरुआत में आपको बताया था कि बच्चों की पैदाइश के मामले पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया या महकमा सेहत इस वक्त कितना मुतहरिक नजर आता है या कितनी संजीदगी का मुजाहिरा किया जाता है, इस ताल्लुक से बात करना इंतहाई ज़रूरी और वक्त की ज़रूरत भी। आज के वक्त में कुछ आदादोशुमार ऐसे हैं जो बताते हैं कि यूनियन टेरिटरी के अंदर दोनों प्रोविंसेस में जो कोशिशें हुई हैं इंतजामी सतह पर कि बच्चों की देखभाल या फिर बच्चे जो पैदाइश का एक सिलसिला साल दर रहता है, या आज के वक्त में आदादोशुमार बताते हैं कि सालाना 120 से ज्यादा बच्चे एम्बुलेंसेस में पैदा होते हैं। एक फिगर ये। दूसरा, सूबे के अंदर सेंट्रल कश्मीर का गांदरबल जिला और नॉर्थ कश्मीर का कुपवाड़ा जिला सरे फहरिस्त है। घर से अस्पताल 10 केसेस इस तरह के भी रिकॉर्ड किए गए पिछले एक साल में। तो ये वो आदादोशुमार हैं जो कंसर्न लोगों की तरफ से, अथॉरिटीज की तरफ से दिए जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपको याद होगा कि इंतजामी सतह पर एक कोशिश हुई है कि उन खवातीन को जो अस्पताल से, जो घर से अस्पताल मुश्किल सूरत हाल में पहुंचाई जाए, अगर इस दौरान रास्ते में कहीं डिलीवरी होती है, बच्चे का कहीं जन्म होता है रास्ते में ही, तो उसके लिए विद इन एम्बुलेंस प्रॉपर, जो आप पहले के मुकाबले इस बार देखते हैं एम्बुलेंस 108 या 104 को तब्दील किया गया था और कहा गया कि इसमें हाईटेक फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो अथॉरिटीज के मुताबिक इस एक साल के दौरान 120 से ज्यादा बच्चे जो कश्मीर सूबे के अंदर मुख्तलिफ इलाकों से अस्पताल लाते हुए जिनकी पैदाइश हुई है, इसमें सेंट्रल कश्मीर का गांदरबल जिला और नॉर्थ कश्मीर का कुपवाड़ा जिला सरे फहरिस्त है, जहां पर इस तरह के वाकयात या इस तरह की बच्चों की पैदाइश सबसे ज्यादा हुई है। इमरान हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं इस खबर पर, क्योंकि आपको याद होगा कि नेशनल हेल्थ मिशन ने इस बात का इरादा किया है कि 100% हेल्थ फैसिलिटियां हर शख्स को मिले और जच्चा और बच्चा यानी माँ और बच्चा दोनों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। लेकिन अब की बार जो एदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि अक्सर माएँ बच्चा पैदा करती है एम्बुलेंसेस के अंदर। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के अंदर तो इस तरीके की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन जम्मू कश्मीर भी इससे दूर नहीं है और जम्मू कश्मीर के कई अजला के अंदर रेफर करने के दौरान माँ ने बच्चे को एम्बुलेंस के अंदर ही जन्म दिया और इंतहाई मुश्किल तरीन हालात में वो मामला हुआ है, क्योंकि 100 हो 108 हो, ये जो एम्बुलेंस है इनमें भी माकूल और मुनासिब इंतजाम नहीं था। इमरान न्याय को हमारे साथ। इमरान, डिस्पाइट द फैक्ट के हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं कि जो माँ और बच्चा दोनों हिफाजत के साथ रहे और जो अमवात की शरह है वो कम से कम हो, लेकिन ये जो एदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं ये साफ बता रहे हैं कि अभी दिल्ली बहुत दूर है और इस शोबे में काम करने की अशद ज़रूरत है। जी बिल्कुल, ये तशवीशनाक है कि जम्मू और कश्मीर के महकमा सेहत की जानिब से महफूज पैदाइशों को यकीनी बनाने और दर्जे अमवात की शरह को कम करने की कोशिशों के बावजूद कश्मीर डिवीजन में एम्बुलेंस में बड़ी तादाद में बच्चे पैदा होते हैं। अगर हम एदाद-ओ-शुमार पर नजर डालें 2020 के आगाज से लेकर मई 2024 तक कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में 108 एम्बुलेंसेस में कुल 158 बच्चों की पैदाइश हुई है। और एदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि एम्बुलेंस में पैदाइश के वाकयात कई अजला में काफी तशवीशनाक है। जैसे कि अगर हम बांडीपुरा अजला डिस्ट्रिक्ट पे नजर डालेंगे 32 रेफर्ड केसेस, 5 घर से अस्पताल केसेस। इसी तरीके से गांदरबल डिस्ट्रिक्ट पे 24 रेफर्ड, 10 केसेस घर से अस्पताल तक। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी यही सूरत हाल है, 24 रेफर्ड, 10 घर से अस्पताल। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में देखिए आप 10 रेफर्ड केसेस हैं। इसी तरीके से 1 घर से अस्पताल केस रेफर किया जाता है। इसी तरीके से यही सूरत हाल बांडीपुरा का है, 12 रेफर्ड, 9 घर से अस्पताल। बारामूला डिस्ट्रिक्ट की यही सूरत हाल है, 11 रेफर्ड, 5 घर से अस्पताल। ये एदाद-ओ-शुमार हैं। आप शोपियान में देखिए 11 रेफर्ड, 5 घर से अस्पताल। अनंतनाग में देखिए 9 रेफर्ड, 2 घर से अस्पताल। और पुलवामा 3 रेफर्ड, 4 घर से अस्पताल। और श्रीनगर शहर जो कि दारुल खिलाफा भी है, और यहाँ श्रीनगर शहर में भी आप एदाद-ओ-शुमार अगर देखेंगे तो 7 रेफर्ड, 2 घर से अस्पताल। और बांडीपुरा में हालिया वाकये में एक हामिला खातून को जिला अस्पताल से रेफर किया गया था और इसे 108 एम्बुलेंस में बच्चे को जन्म देना पड़ा।
इसके शौहर ने रेफरल सिस्टम पर मायूसी का इजहार भी किया और कहा कि जिला अस्पताल को डिलीवरी के लिए लेस होना चाहिए था ताकि एम्बुलेंसेस में बच्चे के खतरात से बचा जा सके। अगर देखिए आपके नेशनल हेल्थ मिशन का मकसद 100% महफूज पैदाइशें और जचगी की अमवात को कम करना है, लेकिन कश्मीर में एम्बुलेंस में पैदाइश की ज्यादा तादाद सेहत के निजाम की मौसरियत पर सवाल उठाती है। लिहाजा ये जो फिगर सामने आए, ये जो डेटा सामने आया है, ये इंतहाई तशवीशनाक है। एक तरफ से तो इंतजामिया की तरफ से, खासकर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हेल्थ सिस्टम को मुअस्सर बनाने के तमाम तर इंतजाम के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, लेकिन जो एदाद शुमार सामने आ रहे हैं ऑफिशियली सतह पर, सरकारी सतह पर, ये इंतहाई तशवीशनाक है। और खासकर जो 108 एम्बुलेंस का आपने जिक्र भी किया, तो इससे ये कहा गया था कि इसमें एक एडवांस टेक्नोलॉजी है और इसमें जो ये सिस्टम है 108 एम्बुलेंस का, शायद इससे मजीद अफादियत मिलेगी, ये और ज्यादा मुस्तकम है एज कम्पेयर टू इससे पहले जो एम्बुलेंसेज 102 वगैरह थी। लेकिन जो एदाद शुमार सामने आए हैं तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि लूप होल्स काफी हैं, नहीं होना चाहिए। जहां दुनिया कहां से कहां पहुंची है, एडवांस है, लेकिन हमारे हेल्थ सिस्टम में इस तरीके के तशवीशनाक जो फिगर्स सामने आना, जाहिर सी बात है कि इससे कुल मिलाकर क्या हम ये माने, अगर ये रेफरल सिस्टम हमने हामिला औरतों का रुकाना है तो हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को इतना ज़्यादा इक्विप करना है, इतना हाई एंड पे ले आना है कि रेफरल हो ही ना। क्योंकि अभी हम देखें तो श्रीनगर का जच्चा बच्चा अस्पताल लोलाब से भी रश वहीं पर है और अनंतनाग के डोडा कश्तवाड़ से भी रश वहीं पर है। तो क्या हम ये माने कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस में लें, वहाँ पर 100 बेड 150 बेड अस्पताल बनाए तो श्रीनगर रेफरल की गुंजाइश ही कम हो जाएगी। और ये जो हम खबरें बता रहे हैं कि जनाब माँ हमला थी, श्रीनगर रेफर किया गया और रास्ते में ही बच्चा पैदा हुआ एम्बुलेंस के अंदर, ये शरह कम होगी और ये जो खतरा यहाँ पर अमवात का है ये कहीं ना कहीं सिफर हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें अगर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स है या जीएमसीज है, उनको चूंकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि उनको और ज्यादा बेहतर इंप्रूव किया जा रहा है, लेकिन जो फिगर्स सामने आ रहे हैं जिसका मैं बार बार कह रहा हूँ कि तशवीशनाक है। और अगर वाकई तौर पर डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स को या जीएमसीज को इंप्रूव किया जाएगा, वेल इक्विप्ड किया जाएगा, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है, वो वहां पे डेवलप की जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि ये जो फिगर सामने हमें आ रहे हैं, एक तो इसमें कमी होगी। दूसरा जिसका आपने जिक्र किया कि जो श्रीनगर में हॉस्पिटल्स के अंदर फ्लो ज्यादा देखने को मिल रहा है, कुपवारा, बांडीपुरा और एक्सट्रीम फॉल्स रंग एरिया से लोग श्रीनगर रेफर कर रहे हैं पेशेंट्स को, या जो गायनी पेशेंट्स होते हैं। तो अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को मुस्तकम और बनाया जाएगा, हुकूमत उन पे इनिशिएटिव्स लेगी, ज्यादा उस पर कंसंट्रेट होगा, जाहिर सी बात है एक तो फ्लो भी कम होगा, दूसरा ये फिगर्स भी नहीं होंगे, अमवात की शरह में कमी भी होगी, और जो ये जो जचगी का मामला है, इसमें इस तरीके से जो अमवातें देखने को मिल रही है उसमें यकीनी तौर पर जो है कमी भी होगी। और जरूरत भी है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल से अगर उन्हें इंप्रूव करना है, वेल इक्विप्ड करना है, मशीनरी को बढ़ाना है, खासकर जो मॉडर्न या लेटेस्ट मशीनरी है वो वहां पे जो है वहां पे उनकी तैनाती अमल में लानी है, ताकि जो फ्लो है दारुल खिलाफा श्रीनगर के अस्पताल में तो वो कम हो जाए और लोगों को भी इससे राहत की सांस मिलेगी। तफसीलात फराहम करने के लिए हमारे साथ इमरान नाइकू श्रीनगर से थे। लेकिन चलते चलते जरा कठुआ का रुख करते हैं और तस्वीरें दिखा दीजिएगा कठुआ के अंदर, जहां पर इस वक्त पथराव की खबरें सामने आ रही हैं। ये उस वक्त हुआ जब इंसदादी तजावुजात मुहिम या एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू हुई और पुलिस पर पथराव की इतलात मौसूल हो रही हैं, जिसमें डीएसपी हेडक्वार्टर के और एक जो पुलिस एहलकार यहाँ पर पहुंचे थे, जो खवातीन विंग है, उसकी भी कुछ एहलकार जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। इलाके के अंदर पथराव की तस्दीक मकामी लोगों की जानिब से भी की गई और पुलिस अथॉरिटीज ने, और अब कहा जा रहा है कि इलाके के अंदर इजाफी फोर्सेस तलब कर ली गई हैं ताकि मजीद किसी तरह के नुकसान से बचा जा सके। बड़ी खबर इस वक्त कठुआ से, तस्वीरें आपके सामने हैं। अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, हमारे साथ इस वक्त रंजीव मेहता है। रंजीव, कौन सा इलाका ये एग्जैक्टली है, क्या डिटेल्स है मजीद? आसिफ, मैं बताऊं कि ये जो इलाका है आज सुबह नगरी का इलाका है, नगरी
तहसील जो कठुआ के साथ लगती है, जो पंजाब की सीमा के साथ लगने वाली एक तहसील है। यहाँ पर इसका एक गांव है कल्याणपुर, उसके साथ छोटा सा मोड़ा है पादरी। वहाँ पर समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा जो एक ढांचा खड़ा किया गया था, जो अवैध रूप से जो बताया जा रहा है, उसको लेकर जो जिला इंतजामिया है उसकी तरफ से एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव उसको उठाने के लिए शुरू की गई। आज सुबह जैसे ही पुलिस वालों को लेकर वहां पर प्रशासन की टीमें पहुंची और वहां पर जो लोग थे वो उन्होंने उस ड्राइव को नहीं हटाने दिया, और जिसको लेकर वहां पर पथराव भी हुआ, बवाल हुआ। पहले बहसबाजी हुई, उसके बाद पथराव भी हुआ, झड़प हुई पुलिस के साथ उन लोगों की, और जिसके चलते वहां पर काफी माहौल जो है वो तनावपूर्ण हो गया है। अभी तक वहां पर और डिप्लॉयमेंट को भी तैनात कर दिया गया है। एसएसपी खुद मॉनिटर वहां पे कर रहे हैं, डीसी कठुआ भी गए थे, और यहाँ का इलाका जो है कठुआ शहर से मात्र 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये बिल्कुल पंजाब की सीमा की ओर जाने वाले रास्ते पर पड़ता इलाका है और नगरी का इलाका है। यहाँ पर जो अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था जमीनों पर, और वहां पर जो स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था उसको लेकर ये एक उसको हटाने की मुहिम को लेकर। अच्छा रंजीत, ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस खड़ा की गई थी और ये पंजाब वाला रास्ता जो हमारा जम्मू कश्मीर का है वहां पर ये गांव है, डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है। क्या प्रशासन की तरफ से पहले इस ढांचे को हटाने की नोटिस वोटिस जारी की गई थी इन लोगों को, या अचानक से आज सुबह एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो शुरू की गई, जिसके बाद ये हंगामा अभी हम देख रहे हैं इस इलाके के अंदर हुआ है? और इसके लिए जो स्थानीय प्रशासन है, जो स्थानीय रेवेन्यू के विभाग के अधिकारी, पटवारी, नायब तहसीलदार, उन्होंने उनको पहले भी वार्न किया था कि यहाँ पर मत बनाया जाए, लेकिन उसके बावजूद उसको खड़ा कर दिया गया, जिसके बाद मामला डीसी के संज्ञान में आया। उन्होंने पूरा ये इस मामले की रिपोर्ट जो है तहसीलदार नगरी से ली, और उसके बाद ही आज सुबह ये ढांचा गिराने का काम जो है वो शुरू करने के लिए टीम वहां पे भेजी। वहां पे महिला पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, डीएसपी स्तर के जो डीएसपी हेडक्वार्टर है वो भी घायल हुए हैं, और वहां पे अभी भी जो है वो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, लेकिन फिलहाल ढांचा नहीं गिराया गया है और वहां पर पुलिस कर्मी जो हैं वो तैनात हैं। अच्छा, ये जो पुलिस कर्मी घायल हुए हैं इनके बारे में कोई इत्तला, क्या कोई सीरियस इंजरी तो नहीं है? यहाँ पत्थर लगने की वजह से थोड़ी से जख्मी हुए हैं? नहीं, बिल्कुल इनके सिर में चोट आई है, एक दो के सिर में चोटें आई हैं और बाजू में चोटें आई हैं, टांगों में चोटें आई हैं, जिनको अभी फिलहाल उनको खतरे से बाहर बताया जा रहा है। अभी डॉक्टरों से जब हमारी बात होगी, जब डॉक्टर बताएंगे, क्योंकि अभी का मामला थोड़ी देर पहले का, अभी इनको अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। रंजीव, आप नजर रखिएगा, दोबारा आपके पास लौटेंगे थोड़ी देर में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। कठुआ से खबर, जहां पर इलाके के अंदर मजीद फोर्सेस तैनात की गई है, और ये नगरी का इलाका है जहां पर पथराव की इस वारदात के बाद इलाके में फोर्सेस तलब करनी पड़ी हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर और एक खातून एहलकार के जख्मी होने की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ रही है। सलाम जीके में बस इतना ही, 10 बज चुके हैं। इसके बाद छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के उस पार खबरों का एक और बुलेटिन, गुलिस्तान न्यूज़ पर तज्जिया और तबसरा, प्रोग्राम्स, डिबेट, डिस्कशंस दिन भर जारी रहेंगे। क्वालिटी में नंबर 1 कहने से नहीं, साबित करने से होता है।